माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइज आज की जो वीडियो है ऑन डिमांड है। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि आप रेलवे विकास निगम पे वीडियो बनाएं और इसका फुल एनालिसिस करें। तो गाइज आज की वीडियो में हम फुल एनालिसिस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जिसे लंबी लगे वो 2x करके देख सकता है। ठीक है, आप 2x करके चेकआउट कर सकते हैं। और गाइज आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब गाइज देखिए आज की जो स्टॉक है हमारा रेल विकास निगम, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गाइज कि लोगों को फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब होता है क्या है कि जब शेयर्स को बाय करने को कहते हैं हम, तो बहुत सारे लोग उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते। अब यही रेल विकास निगम जब 30 रुपये पे था और 40 रुपये पे, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक शेयर टाटा मोटर्स को 350 पे बाय करने को कहा था इसी साल के दिसंबर के मंथ में, पिछले साल 2022 में। बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया और बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया, बहुत लोगों ने 450 पे बेच दिया। बट आज उस शेयर ने 680 का हाई मारा है, अप्रॉक्स डबल हो गया है। सो गाइज जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ में, उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि जो इक्विटीज़ होती हैं थोड़ा टाइम लेती हैं और फिर वो एक अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। अब देखिए गाइज रेल विकास निगम में जो होल्डिंग बना रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और नई फ्रेश बाइंग और शॉर्ट टर्म मिड टर्म लेवल्स, सारे लेवल्स पे डिसीजन होगा। किस टर्म मिड टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे आपको बाय करना है, सेल करना है। चलते गाइज फंडामेंटल के हिसाब से। देखिए रेल विकास निगम हाई स्पीड रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। अब इसमें आपने देखा होगा हाल में ही मुंबई रेलवे प्रोजेक्ट मिला है, उड़ीसा हाईवे प्रोजेक्ट मिला है और बहुत सारे एरिया में रेल विकास निगम काम कर रही है। अब देखते हैं शिपयार्ड में, टनल्स में, रेलवे के प्रोजेक्ट्स में और बहुत सारे एसेप्ट्स हैं जहाँ पे काम कर रही है। अब देखिए रेल विकास निगम में आपको इन्वेस्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों करना चाहिए। आपको पता है मोदी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक विज़न है कि इंडिया में हाई स्पीड रेलवेज चले। हाई स्पीड रेलवेज चलेंगी, उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होंगी रेलवेज़ की, ठीक है, और नए नए चीज़ें इंस्टॉल की जाएंगी। जितने ये काम होंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, ये सारे रेल विकास निगम और आईआरएफसी का भी प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि आईआरएफसी जो है रेल विकास निगम को फाइनेंस देती है और वो पैसे इकट्ठे करके रेल विकास निगम के काम में लगाती है। तो आईआरएफसी पे भी हम डिस्कशन करेंगे, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा गवर्नमेंट अगर नए नए एम लाती है, मेट्रोस प्रोजेक्ट लेके आएगी, जितना ज़्यादा रेलवे की स्पीड बढ़ाएगी उतनी ज़्यादा इस कंपनी को फ़ायदा होगा। अब चलते हैं गाइज इसकी कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। और रेल विकास निगम अभी 123 पे ट्रेडिंग कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सेबी ने ना इसके प्रमोटर्स होल्डिंग्स पे पहले तो चलते हैं, फिर हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए होल्डिंग पैटर्न्स में 87% था होल्डिंग पैटर्न और अभी 72% हो गया है। तो गाइज ऐसा क्यों हुआ है कि प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रमोटर्स जो हैं कंपनी में अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। एक्चुअली सेबी का रूल था कि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग्स जो है 75% करनी होगी या 75% से कम करना होगा। मैं सॉरी गाइस 75% कम नहीं, 75% से नीचे रखनी होगी। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में 87% होल्डिंग थी, फिर स्लोली अप्रॉक्स 9.9% की होल्डिंग कम हुई। इसके बाद अभी भी सेबी ने कहा था कि आपने 75% से नहीं कम किया है, इस वजह से 72% तक आई है, ठीक है। तो ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, आपको इससे ये बिल्कुल नहीं लेना है कि रेल विकास निगम में प्रमोटर्स ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया है। अब देखिए इससे क्या हुआ है कि कंपनी में जब 78% से कंपनी अप्रॉक्स 72% आई है, इसमें अप्रॉक्स 5% का होल्डिंग्स कम हुई है। अब ये जो यहाँ से जो शेयर्स थे वो 119 रुपये के प्राइस पे 119 रुपये के प्राइस पे इशू किए गए और एफआईएस और डीआईएस ने इसे बाय किया।
इसीलिए आप देख सकेंगे कि जैसे जैसे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होती गई है, एफआईआई और डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती गई है। अब देखिए 2020 के इस क्वार्टर में 87% थी प्रोमोटर्स की और 1.1% थी डीआईएस की, बट जैसे ही यहाँ पे कम हुआ है और 9% एक्चुअली यहाँ पे आ गया है। तो जो भी होल्डिंग्स कम हुई है वो ब्लॉक डील में बाय किया है या तो डीआईएस ने या एफआईएस ने। और आप सबको ही पता है एफआईआई डीआईएस किसी शेयर में आते हैं उस शेयर का बूम होना चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा क्या होता है गाइस, सारे शेयर्स बूम हो जाते हैं जिसमें एफआईआई डीआईएस आते हैं। बहुत ही कम शेयर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नेगेटिव देखने को मिला। तो आप ये देख सकते हैं जब डीआईएस ने अपनी होल्डिंग कम की है तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो इसका में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि डीआईएस होल्डिंग कम कर रही है। हाँ, एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। अभी आने वाले दिन में हो सकता है कि जो होल्डिंग्स है शायद 68% जाए, तो हमें इसमें पैनिक नहीं होना, ये भी हमारे लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। अब चलते हैं गाइस थोड़ा सा और फंडामेंटल डिस्कस करते हैं कंपनी का। देखिए रेल विकास निगम का जो कैपिटल है वो 25,000 करोड़ का है, 123 की प्राइस पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.49% है, ठीक है। और ये एक अच्छा चीज़ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। बुक वैल्यू 35 रुपीज़ है। ROC 17.8% है, ROE 20.7% है। इंडस्ट्री पी 35.5 है। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स 72 है। प्रोमोटर होल्डिंग्स हमने देखी थी गाइस अभी। अब क्वार्टर सेल वेरिएशन डाउन गया है -11%। गाइस देखिए जो सेल्स ग्रोथ है या सेल्स नेगेटिव जाती है, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए क्वार्टर 4 में 20,000 करोड़ की सेल हुई थी, ये एक एग्जांपल है। और क्वार्टर 1 में जो सेल है वो सिर्फ 15,000 करोड़ की हुई है। तो इसमें जो 5,000 का जो नेगेटिव दिख रहा है, इससे ये मतलब नहीं है कि कंपनी सेल नहीं कर रही, एक्चुअली ये कम हुआ है और वही ये चीज़ दिखाती हैं। तो रेल विकास निगम में आपको भरोसा रखना चाहिए क्योंकि इस शेयर ने अच्छा खासा एक साल में 32 रुपये से 140 का टारगेट अचीव किया है। अब तक पी रेशियो पर डिस्कशन करते हैं। पी रेशियो पर देखेंगे गाइस हम, पी रेशियो थोड़ा सा हाई चल रहा है, बट जब भी पी रेशियो के बाद करेक्शन आता है मार्केट में फिर ये शेयर हाई जाता है। तो ईपीएस भी अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और पी रेशियो में अगर थोड़ी डाउनफॉल आती है तो ये शेयर बाय करने के लिए अच्छा हो जाएगा। अप्रोक्स सी पे 6 पे, जब 6 पे आए तो उसमें अच्छी बाइंग चांसेस है। अब देखिए कंपनी में जो एडवांटेजेस है, कंपनी है डिलीवर्ड गुड ग्रोथ ऑफ 20.3% का ओवर लास्ट 5 ईयर और हेल्दी डिविडेंड पे आउट। होल्डिंग्स है प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्यों होल्डिंग्स कम हुई है। अर्निंग इंक्लूड्स ऑफ ये कुछ अर्निंग इंक्लूड हुई है। तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग कम हुई है इसके लिए पैनिक नहीं होना। आपको पता है कि जो होल्डिंग्स कम हुई है वो या तो एफआईआईएस ने ली है या फिर डीआईएस ने, और ये सेबी के रूल के अंडर में हुई है। इसके लिए जो ये रूल आई थी मैं इसका आपको लिंक एक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे पढ़ भी सकते हो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमने देख ली गाइस। अब हम चलते हैं इसके लेवल्स पर डिस्कशन करने के लिए। देखिए लेवल्स की बात करें तो जब ये शेयर 30 रुपये का था, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया था पिछले साल सितंबर में, और आज ये 140 का हाई मार के आई है, 145 का। अब देखिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए और मिड टर्म वाले लोगों के लिए इस प्राइस पे बाय करना अच्छी बात नहीं है। और मतलब कि बाय कर सकते हैं बट जो लोग जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उनके लिए सही नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो बाय कर सकता है और हर डाउनफॉल पे अपना एवरेज कर सकता है। अब चलते हैं गाइस, देखते हैं हम किस लेवल बाय करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए 119, 118 और 115 का एक मेजर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है गाइस। ये अगर ब्रेक होता है तो इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें ये देखने को मिल सकता है कंपनी जो है ना 98 का सपोर्ट ले, इसके बाद 93 का सपोर्ट ले सकती है, फिर 80 का और 88 का और 80 का। अगर 119 या 115 का लेवल टूटता है गाइस तो कंपनी इसमें जो शेयर में जो सपोर्ट है अगला 98 का है, 93 का है
88 का है और 80 का है। अब गाइस देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, वीडियो में ये देखते हैं कि सर ने कहा है कि 80 तक का सपोर्ट है, तो वो क्या करते हैं ना, इंतज़ार करते हैं कि मैं 80 पे ही लूँगा। तो गाइस ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि आप सबसे लो पे ही बाय कर पाए हैं। क्या पता, जानते हैं आप 85 से ही शेयर रिटर्न मार जाए। सो आप 80 के लिए बैठे हुए थे। तो ऐसे में हमेशा ये होना चाहिए कि आपने किसी एक सपोर्ट पे, मान लीजिए 118 पे ही आपने बाय कर लिया या 115 पे, और आपको 98 पे फिर से मिलता है, तो थोड़ा सा आपने एवरेज कर दिया। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए ये चीज़ें थी कि ये यहाँ सपोर्ट लेगी, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। और जो लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 122 और 24 का जो भी रेट चल रहा है 122 का, इस पर थोड़ा सा इग्नोर करें। मार्केट अगर ब्रेक होता है ये लेवल, तो उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से जो और गाइस मैंने आपको बताया था कि जो होल्डिंग कर रहे हैं वो पैनिक ना लें, शेयर फिर से बाउंस बैक मारेगा। ये थोड़ी सी करेक्शन होती है, आप देख सकते हैं करेक्शन आएगा और फिर डाउनफॉल से अपग्रेड जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल पैनिक ना हो, आप अपना एवरेज करते रहें अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो आप जितने टाइम के लिए छोड़ सकते हैं छोड़िए। अब जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कब करना चाहिए। अब गाइस देखिए, अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, और अपसाइड मोमेंटम बनता है, तो पहला जो टारगेट है यहाँ से 142 का है, दूसरा टारगेट 145 का है, फिर अगला टारगेट 164 का है और 175 और 180। ये टारगेट हमें आने वाले दिसंबर लास्ट तक के हैं, जनवरी भी मान सकते हैं गाइस। ठीक है, ये टारगेट हमारे थोड़े 6 मंथ से 8 मंथ के हैं। अब जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अपना बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट इस हिसाब से लेवल देख के। ठीक है, और या फिर वो होल्ड करके इसे एक मल्टीबैगर शेयर बनने दें और एक अच्छा प्रॉफिट बनने दें। गाइज ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको मैंने सपोर्ट बता दिया, सपोर्ट को मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 80 का मेजर सपोर्ट है, $88 पे दूसरा सपोर्ट है हमारा, 93 पे सपोर्ट है, 98 पे। अब इन सारे सपोर्ट पे आप बाय भी कर सकते हो। अगर शेयर यहाँ ब्रेक होता है तो 98 आता है, आप यहाँ बाय करो, फिर दोबारा आता है फिर बाय करो, यहाँ पे बाय करिए और यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से रिवर्सल आएगा और जो मैंने टारगेट बताए हैं 180 ये मेरा फाइनल टारगेट है। इसके ऊपर भी शेयर जा सकता है, 500 तक का भी टारगेट रहेगा गाइज। आने वाले टाइम में 500 और 300 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। अब गाइज 1 डे के चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं कि क्या लेवल बन रहे हैं। और अभी देख सकते हैं 1 डे पे मार्केट ने एग्जैक्टली 112 पर सपोर्ट ले रखा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाइंग करें, शॉर्ट टर्म वाले लोग खासतौर पे, मिड टर्म वाले लोग भी यहाँ पे बाई करें। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल प्ले हो गया मार्केट में तो आप थोड़ा सा वो होगा, रिग्रेट सा होगा कि मैंने बाय नहीं कर पाया। बट अगर रिवर्सल नहीं प्ले होता तो आप एवरेज करते रहें। लॉन्ग टर्म वाले लोगों को मैंने बताया है कैसे होल्डिंग बढ़ानी है, कैसे करनी है, और जो होल्ड कर रखे हैं जिनकी होल्डिंग्स है उनको कुछ नहीं करना, अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते रहें। अब देखिए जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फ्रेश बाइंग जो करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए जो सही तरीका है ना कि वो 112 और 115 पे बाइंग करना स्टार्ट करें। इस एरिया के बीच में 115 से 112 के बीच में बाइंग करना स्टार्ट करें। और मतलब कि मैं एग्जांपल 10,000 दे रहा हूँ, बट आप 1 लाख भी कर सकते हो, 2 लाख भी कर सकते हो, 10 लाख, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप हर सपोर्ट पे 10,000 ऐड करते रहें, 1 लाख ऐड करते रहें, ऐड करते रहें और ऐड करते रहें 80 तक। इसके बाद आपको होल्ड करना है। ये सिर्फ बात लॉन्ग टर्म लोगों के लिए हो रही है। और जब 180 का जो फाइनल हमारा टारगेट है ये आए तो आप बुक कर लें, या फिर आप 142 से 145 के बीच में भी बुक कर सकते हैं, 164 से 175 के बीच में भी बुक कर सकते हैं। अब गाइज एक इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, पैनिक से हो जाते हैं जब कोई शेयर भागने लगता है ना, तो पैनिक से हो जाता है कि मैं बाय कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। देखिए जब बाइंग करने को कहा जाता है तो आप लोग बाय नहीं करते, और जब शेयर भाग जाता है तो आप बाइंग करेंगे। अब सोचिए जिसने पैनिक में 140 के रेट में यहाँ बाइंग किया होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, और किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में बाई किया होगा उसे कितना ज़्यादा लॉस देखना पड़ा होगा। ठीक है, बाद में इसने 140 बाइंग सेलिंग का एक मौका दिया,
बट वो सेल नहीं कर पाए होंगे। इसलिए गाइस हमेशा लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।